नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों हमारे देश का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अभी आंध्र प्रदेश के लिए अप्रूव कर दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और 29 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एनटीपीसी के द्वारा सेटअप किया जाएगा। अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट के पुड़ीमलाका विलेज में बनकर तैयार होना है। वैसे आपको बता दूं कि अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में इवॉल्व हो रहा है। रिसेंटली 1.4 लाख करोड़ रुपीस का स्टील प्लांट यहीं पर अप्रूव किया गया था और अब 84,700 करोड़ रुपीस का हाइड्रोजन प्लांट भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। एनटीपीसी और एपीजेन को मिलकर इसको सेटअप करेंगे, जिसके लिए इनको 1200 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी गई है। 20 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी एनुअली, जबकि 1200 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेली यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएगी, जिसके एक बड़े पार्ट को एक्सपोर्ट ग्रेड की ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो 25,000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। और आगे चलकर प्लान ये भी है कि इसी के आसपास इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन सेमीकंडक्टर फर्म एलेग्रो माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा तेलंगाना में एंट्री कर दी गई है और अभी हैदराबाद में उन्होंने एक नया R&D सेंटर ओपन कर दिया है। दोस्तों इनका R&D सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगा, जहाँ पर एनालॉग और मिक्स सिग्नल डिजाइनिंग, EV वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, ऑटोमोटिव और रोबोटिक ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। हैदराबाद के रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण इन्होंने हैदराबाद को चुना है। अभी 100 के आसपास लोगों को यहाँ पर इन्होंने हायर किया है और जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर वर्कफोर्स को बढ़ाकर 500 के आसपास कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल जायंट्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो रही है। और अभी इसी सीरीज में अमेरिकन जायंट JP मॉर्गन ने गिफ्ट सिटी में डायरेक्ट एंट्री कर दी है। दोस्तों गिफ्ट सिटी के लिए अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है और इसको मैं बढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गिफ्ट सिटी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया का लार्जेस्ट बैंक है और यूएस का तो वैसे ही लार्जेस्ट बैंक है। गिफ्ट सिटी में इनकी यूनिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगी, जो कि इंडो पैसिफिक और यूरोपियन क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझिए कि JP मॉर्गन के द्वारा इस तरह के सिर्फ 2 ही सेंटर्स पूरी दुनिया में ऑपरेट किए जाते हैं। उनमें से एक हांगकांग में है जबकि दूसरा लंदन में है। ओवरऑल इनका ये तीसरा सेंटर है जिसके लिए उन्होंने गिफ्ट सिटी को चुना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स एंड सपोर्ट का काम भी यहाँ पर इनके द्वारा किया जाएगा। होपफुली इसके चलते और भी बड़ी बड़ी कंपनीज गिफ्ट सिटी की तरफ उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स को देश में सेटअप करने जा रही है और इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी दिल्ली को चुना गया है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से 2-3 महीने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि वो देश में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स को सेटअप करेंगे, जो देश के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करने में बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि गुड्स की सोर्सिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब एक जगह से यहाँ पर हो पाएगा। इनिशियल फेज में 10 से 15 एक्सपोर्ट हब्स देश में सेटअप की जाएंगी, जिसके लिए अभी पायलट रन स्टार्ट किया जा रहा है। लॉजिस्टिक प्रोवाइडर शिपरॉकेट और कार्गो फर्म कार्गो सर्विस सेंटर, इन दोनों को एज पार्टनर यहाँ पर चुना गया है। अगले साल फरवरी के आसपास ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसी के बेसिस पर गाइडलाइंस तैयार करके देश के अलग अलग एरियाज में इस तरह के एक्सपोर्ट हब्स को सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट धुलेरा से है, जहाँ पर दोस्तों धुलेरा के प्रोग्रेस को लेकर अभी एक और अपडेट हमारे सामने निकल कर आई है। और अभी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जैबिल इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो धुलेरा में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे। दोस्तों धुलेरा जिस लेवल पर बनाई जा रही है, इसको बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, स्पेसिफिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की, जो धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धुलेरा का फैब्रिकेशन प्लांट भी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसी के अगल बगल ही जैबिल का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार होगा। 1000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी, जिसको लेकर इन्होंने गुजरात के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। नेटवर्किंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोटिव और इसकी अलाइड इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एक बार अभी फैसिलिटी तैयार होती है, जो कि 2027 के आसपास तैयार हो जाएगी, तो इसके थ्रू 5000 के आसपास जो भी यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन डेयरी ब्रांड अमूल से है, जो उनके इंटरनेशनल एक्सपेंशन को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और इस मंथ के एंड तक वो यूरोप में भी उनकी एंट्री कर देंगे। तो अमूल के बारे में मोस्ट प्रोबेबली सब जानते ही होंगे, तो ये ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी ब्रांड है। पिछले 5-6 सालों के अंदर इनकी रिवेन्यू बड़ी स्केल पर ग्रो हुई है और उसी के बेसिस पर ये लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स में इनका एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, फिलीपींस और गल्फ कंट्रीज में ऑलरेडी ये एंटर कर चुके हैं। अच्छा खासा यहाँ पर इनका बिजनेस चल रहा है और अब यूरोप में भी इनका एंट्री का समय आ चुका है। इनिशियली इनके द्वारा मिल्क वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और स्पेनिश मिल्क कोऑपरेटिव के साथ में इसको लेकर उन्होंने टाई अप किया है, जहाँ पर मिल्क की सोर्सिंग होगी, जबकि मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम अमूल के द्वारा किया जाएगा। अगर इनको यूरोपियन मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे चलकर घी, दही, पनीर इस तरह के जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर ये ऑफर करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है यूनिट आईटी चंडीगढ़ से, जहाँ पर दोस्तों ट्राई सिटी मेट्रो अभी हमें ठंडे पस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्राई सिटी रीजन को जोड़ने के लिए
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक नया ई बस सर्किट यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों ट्राई सिटी मेट्रो के अंतर्गत चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली इन सिटीज़ को कनेक्ट करने की बात की गई थी, जिसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक ग्रुप मेट्रो को सपोर्ट करता है जबकि दूसरा इसको सपोर्ट नहीं करता है, जिसके चलते ऑलरेडी काफ़ी डिलेज फेस कर चुका है। और अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा भी कह दिया गया है कि चंडीगढ़ मेट्रो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता है, क्योंकि तीनों सिटीज़ की पॉपुलेशन कुल मिलाकर 1.5 मिलियन के आसपास है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जबकि थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 मिलियन की पॉपुलेशन होनी चाहिए। हालांकि इसमें काफ़ी एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि भुवनेश्वर मेट्रो, लेकिन चंडीगढ़ मेट्रो किसी भी एक्सेप्शन को मीट नहीं करती है। तो फिलहाल अब चंडीगढ़ मेट्रो के आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। और क्योंकि अभी PM ई बस सेवा प्रोग्राम के अंतर्गत 100 ई बसेस चंडीगढ़ के लिए अलॉट की जाएंगी, जो ई बस सर्किट में पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़, कालका, खरड़ इस तरह की सिटीज़ को कनेक्ट करेंगी, तो चंडीगढ़ मेट्रो के चांसेस और काफ़ी कम हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आगे चलकर इसका क्या बनता है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों रेल सेफ्टी को लेकर रेलवेज रेल कोचेस में अभी CCTV कैमरास को इंस्टॉल करने जा रही है और इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट कर दिया गया है। दोस्तों अभी कोई खास प्रॉपर रूल तो अनाउंस नहीं किया गया है कि कैसे इनको इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन बताया गया है कि एक नॉर्मल कोच में 6 CCTV कैमरास, जबकि SLRD कोच में 8 कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा। ऑलमोस्ट 40,000 कोचेस में काम होने वाला है और इस तरफ कुल मिलाकर 7.5 मिलियन कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे रेलवे के अंदर। और अभी क्योंकि इसको लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च यहाँ पर आने वाला है और मोस्टली अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को लेकर है, जो हमारे रेलवे के लिए काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव हो रहे हैं। और अभी DFCCIL के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे के फ्रेट लोड का ओवरऑल 13% फ्रेट इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली DFC के अचीवमेंट्स को लेकर DFCCIL के द्वारा कुछ डेटा हमारे सामने रखा गया था और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दोनों DFCs के ऊपर गेज ट्रैफिक नेट टन किलोमीटर्स की फॉर्म में 62,282 मिलियन का रहा है, जो पिछले साल सेम पीरियड में 32,164 मिलियन था। और ये कुल मिलाकर हमारे रेलवेज के फ्रेट लोड का 13% बनता है। और इसका मेन रीजन ये है कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर DFCCIL के द्वारा 522 किलोमीटर का नया DFC नेटवर्क ओपन किया गया है, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं। इसका दोस्तों जब DFC को बनाया जा रहा था तो उसमें टारगेट था कि इन दोनों कॉरिडोर्स के पैरेलल अभी जितना भी फ्रेट ट्रैफिक ऑपरेट हो रहा है, उनको ऑलमोस्ट 70% फ्रेट ट्रैफिक इन दोनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी DFC हाईली सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि EDFC के ऊपर 80% जबकि WDFC के ऊपर 60% पैरेलल फ्रेट ट्रैफिक शिफ्ट कर दिया गया है। अभी दोस्तों DFCs की डिज़ाइन कैपेसिटी डेली 480 ट्रेन को ऑपरेट करने की है और ये भी अभी सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी डेली 350 ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं और ये नंबर लगातार भी बढ़ती जा रही हैं। होपफुली सक्सेस को देखते हुए रेलवेज देश के जो दूसरे प्लान्ड DFCs हैं उनके ऊपर भी काम आगे बढ़ाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट नमामि गंगे 2.0 से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना और गोमती रिवर की क्लीनिंग को लेकर 2 STPs यूपी में भी बनकर तैयार हो गए हैं और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोनों को ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों इनमें से एक STP कैराना में बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 15 मिलियन लीटर्स पर डे की है। 78 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए गए हैं और ये यमुना रिवर के लिए बनाया गया है। दूसरा STP लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, जो कि गोमती रिवर के लिए है। 39 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी इसकी है और 241 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी खर्च किए गए हैं। दोनों के दोनों आपको अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर काम करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।